Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the Biogainer classes। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा था और हमने आपको बताया था कि कैसे पहली बार पृथ्वी पर यानी हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे महासागर में सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस करते गए प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी, फिर इनसे धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। चलिए, तो हमने बहुत सारी डिटेल में बात की थी, फिर हमने इवोल्यूशन का कुछ थोड़ा सा आपको हिस्सा डिटेल में बताया था। जब आप 12th क्लास एनसीईआरटी में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको इवोल्यूशन में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी है, ठीक है, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और ये वीडियो जो है आपकी लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं जीव जगत, ठीक है। चलिए, और आज से हमारी जो बायोलॉजी है यहाँ से ऐसा मान के चलना कि एक्चुअल बायोलॉजी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं। अरे चैनल सब्सक्राइब मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो से भी थोड़ा बहुत भी सीख रहे हो ना तो एक लाइक कर दो और एक कमेंट अच्छी सी कर दिया करो, जिस कमेंट को मैं पढ़कर आगे लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इतनी मेहनत करता हूँ, ये रात में मैं लेक्चर आपके रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि कोई भी मेरे पास नॉइज कैंसिलेशन माइक नहीं है जिससे मैं डे में रिकॉर्ड कर लूँ और आपको अच्छी सी वॉइस प्रॉपर मिल पाए। तो मैं क्या करता हूँ, रात को जब शोर नहीं होता है तब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इतनी मेहनत हमारी देखकर कम से कम एक लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी 11th के जो भी बायोलॉजी लिए हैं, जो भी स्टूडेंट है, उनको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आज से हम स्टोरी में घुसेंगे और आज हम बात करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मुझे पता है कि आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, कई सारे आपने गुण भी पढ़े होंगे, लेकिन आज बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम आपको ऐसी प्रॉपर्टीज बताऊंगा दोबारा लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। और जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि बायोलॉजी जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। एक बार इसके कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बिल्कुल बहुत ही आसान लगेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जब नीट करोगे ना तो हवा में निकलेंगे। चलिए, देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, यहाँ पर 2 बच्चे दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या दिखा रहे हो आप, तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये वाली जो है ये डॉल है और ये वाला जो है वो बेबी है, मतलब ह्यूमन का बेबी है। तो ये वाला जो है ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। आपने देखकर बता दिया आसानी से। चलिए, अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप देखकर ही पहचान जाओगे कि हाँ, उसकी जो इवेंट्स होंगे, उसकी जो घटनाएं होंगी, उनको आप देख करके समझ जाओगे कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग सा इमेज देख रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक रेबिट है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार है, ठीक है। तो रेबिट क्या कहता है, क्योंकि रेबिट तो लिविंग है, आप भी जानते हो, ठीक है, मतलब सजीव है। तो रेबिट क्या कहता है कि मैं दिन भर में अपना भोजन ढूंढ लेता हूँ और अपना भोजन खुद खा लेता हूँ और खुद मूव कर लेता हूँ। जैसे मुझे एक गाजर दे दो, मैं दिन भर घूमता रहूंगा और खेलता रहूंगा और अपने घर वापस आ जाऊंगा। कार क्या कहती है, कार कहती है कि मैं अपने आप से मूव नहीं कर सकती हूँ, मतलब मुझे चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए और मुझे भोजन की जगह क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए। तो दोनों चल रहे हैं, मूवमेंट तो दोनों भी कर, मतलब ये जो रेबिट है ये भी चल रहा है, कार भी चल रही है, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि रेबिट अपने आप से चलता है और कार को किसी के द्वारा मूव कराना पड़ता है, जैसे कि ड्राइवर, ठीक है। तो हम मूवमेंट जो भी होता है या जो लोकोमोशन है या जो मूवमेंट है, इसको हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते लिविंग की, ठीक है। तो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो केवल और केवल लिविंग में ही पाई जाती हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो लिविंग कॉमन मतलब नॉर्मली सभी में देखी जाती हैं तो उनको हम बोलते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज। लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज उन्हीं को बोलेंगे जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो और केवल लिविंग बीइंग्स में ही देखी जाती हो, ठीक है। चलिए, अब ये छोटी क्लास से लिया गया इमेज है, 2 या 3 की बुक होगी उसमें से लिया है कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है। अब आप समझ सकते हो कि कितने छोटे क्लास में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है
कि ये जेब्रा है, ये फ्लावर है, ये ट्री है, ये ड्रैगन फ्लाई है, ये फिश है, ये फ्रॉग है, ये बर्ड है, ये क्रोकोडाइल है। आसानी से आप कह दोगे कि ये लिविंग है। ये टेडी है, ये बॉल है, ये डॉल है, ये चेयर है, क्लाउड्स और ये स्केटबोर्ड। आपने बता दिया कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। अब आपको जिस तरह से मैं प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, ठीक है, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जिस तरह से लिखी है उसको पहले हम समझेंगे, पहले हम अपनी भाषा में समझाएंगे, फिर आपको एनसीईआरटी की बुक भी दिखा देंगे कि क्या लिखा है आपकी एनसीईआरटी में। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अगर आप बायोगेनर क्लासेस से जुड़े हो तो आपकी बायोलॉजी एकदम फिंगर टिप्स पे होगी। कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर पूछ लेगा ना तो आपको बताने में हिचकिचाहट नहीं होगी। चलिए, आपको क्या नोट करना है मैं ये आपको बता दूं। चलिए, अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपकी जो भी पेज नंबर हो उसको डाल लीजिए और जो भी डेट आप लिख रहे हो अपने हिसाब से डेट लिख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा है कि व्हाट इज लिविंग, ठीक है, सजीव क्या है। ठीक है, अब आप बताओगे कि सजीव क्या है। सजीव का मतलब जीव क्या है, मतलब जीवन किसमें है। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर लगभग सभी जीवित जीव निम्नलिखित विशेषताओं को फॉलो करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस का मतलब कि कुछ ऐसे जीवित भी होंगे, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते होंगे लेकिन फिर भी वो लिविंग है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब हम आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बताएंगे तब ऐसा समझना है कि उसके बगैर लिविंग हो ही नहीं सकता, कि जीवन संभव ही नहीं है। जब तक वो प्रॉपर्टीज लिविंग के अंदर नहीं होंगी तो वो लिविंग कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल है। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा और अच्छे से नोट करना। तो पहली प्रॉपर्टीज देखिए क्या लिखा है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। ठीक है, कोशिकीय संगठन, हिंदी भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बहुत सारे, उनको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था, और अब मैं जब बड़ा हो गया तो अब मैं सीख चुका हूँ सारी इंग्लिश बायोलॉजी की। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। चाहे आप ये लिखा हुआ है इससे समझ लीजिए या मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी जीवित जीव हो, वो छोटी से छोटी इकाई से मिलकर बना होता है जिसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये सेल्स ही इतनी छोटी होती है कि ये जीवित होती है। इससे छोटा कुछ भी होगा वो मॉलिक्यूल होगा, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र लिविंग नहीं होगा। जब तक सारे केमिकल कंपोजिशन मॉलिक्यूल मिल करके एक सेल ना बना दे तब तक जीवन संभव नहीं है। तो सेल सबसे छोटी इकाई होती है जीवित जीवों की। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सभी लिविंग बींग्स, ठीक है, जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और सेल जीवित जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकंड है आपकी, रुको, सेकंड आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन। ठीक है, हिंदी में इसको प्रजनन बोलते हैं और इंग्लिश वाला वर्ड कितना अच्छा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है कि सभी जीवित जीवों में अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए सभी जीवित जीवों में अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए या अपनी स्पीसीज यानी जो जाति होती है, जब आप अभी टेक्सोनोमी पढ़ोगे इसी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब आपको स्पीसीज भी पता लग जाएगा क्या होता है। ठीक है, और अभी आपको मुझे पता है कि सेल्स टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको सेल इतनी अच्छी से समझ में आएगी कि आप लाइफ में कहीं भी जाओगे ना, किसी भी फील्ड में जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे मेडिकल फील्ड में जाओ, चाहे टीचिंग लाइन में जाना, सेल यानी साइटोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, चाहे कितना भी धुरंधर टीचर हो आपसे पूछ दे, ये मैं गारंटी लेता हूँ मेरे पढ़ाने के बाद। तो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, यहाँ पे लिखा है कि सभी जीवित जीवों में अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए या अपनी जाति को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पाई जाती है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो लिविंग तो हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन जीवित जीवों की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझ गए ना। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट निकल के आया कि मान लिया हमने कि जो जितने भी जीवित जीव होते हैं ये अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, अब इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब यही है कि जो बिल्ली होती है वो बिल्ली को जन्म देती है
घोड़ा होता है घोड़े को जन्म देता है, ह्यूमन ह्यूमन को जन्म देता है। तो मतलब अपनी स्पीसीज को मेंटेन करता है वो इवोल्यूशन के तहत, ठीक है। लगातार प्रोसेस यही होती रहती है। लेकिन कुछ लिविंग बींग आपने ऐसे भी देखे होंगे, आपने कई इंसान ऐसे देखे होंगे जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है, लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस में यहाँ पे या एग्जाम्पल मान सकते हो आप, ये लिखे हुए हैं म्यूल्स। अभी आप जो इमेज देख रहे हो म्यूल्स का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिविंग है लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। हनी बी मतलब वर्कर हनी बी, हनी बी में कई कई मतलब स्पीसीज होती हैं हनी बी के अंदर, ठीक है। तो जो वर्कर बी होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। और स्टेराइल एनिमल, कोई भी एनिमल हो अगर वो स्टेराइल है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मेटाबॉलिज्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होती है? जैसा कि लिखा है कि मेटाबॉलिज्म सभी जीवित जीवों की सेल्स में होने वाली एक इंपॉर्टेंट या पिक्यूलियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो लाइफ को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करने की जो सेल की प्रोसेस होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आगे आपको जब मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो मेटाबॉलिज्म में दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक का मतलब होता है सेल के अंदर केमिकल्स का बनना, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन होना मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स का, ये होती है एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या केमिकल्स का टूटना, ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक। और दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। बिल्कुल आप लोग ये दिमाग में डाल लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है आपको, ऑप्शन में रिप्रोडक्शन दे देगा, ग्रोथ दे देगा और कई सारी प्रॉपर्टीज आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग बींग्स की। तो अगर आपको पता होगा कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती तो आप टिक करके चले आओगे, ठीक है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं, होम्योस्टेसिस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की। समस्थैतिकता, ठीक है। अब इसका जो आप हिंदी मीनिंग देख रहे हो समस्थैतिकता, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा जूम करता हूं, कुछ आपको समझाना चाहता हूं। देखो ये जो सम लिखा है, सम का मतलब होता है एक समान और स्थैतिकता का मतलब स्थिति। सेल्स के अंदर एक समान स्थिति बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर कई सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं लाइफ को बचाने के लिए, जीवन जीने के लिए। अब आप समझ सकते हो रेस्पायरेशन होता है, डाइजेशन होता है, कोई भी प्रोसेस होती है अगर आप फाइन लेवल पर देखोगे जाके ना तो वो सेल के अंदर ही होती है। अब सेल के अंदर क्या आएगा, क्या बाहर जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी चीज है उसको बैलेंस रखने के लिए जैसे जितना आपने बाहर निकाला है उतना आपको अंदर भी लेना पड़ेगा, ये होती है होम्योस्टेसिस। इसको बोलते हैं समस्थैतिकता, ठीक है। एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस हो उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है लिविंग बींग्स के अंदर उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये भी लिविंग बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके बगैर किसी भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग नहीं कह सकते, जैसे कि मेटाबॉलिज्म थी। तो नोट करने वाली बात यह है कि आप यहां पर देख सकते हो लिखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस पाई जाती है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जैसे अगर आपको ग्लूकोज का क्या लेवल रहेगा सेल के अंदर, यह भी किस प्रोसेस के द्वारा तय होता है, होम्योस्टेसिस के द्वारा। कितनी कॉन्सेंट्रेशन उसकी अंदर रहेगी, कितनी बाहर रहेगी, ये सब इसी प्रोसेस के द्वारा तय होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हेरिडिटी, वंशागति। जितने भी जीवित जीव होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रॉपर्टीज पाई ही जाती है कि वो अपने जैसी संतान को पैदा कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि एक बैक्टीरिया को ही जन्म देता है,
ह्यूमन है, ह्यूमन को ही जन्म देता है। और जो हॉर्स है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जन्म देता है। ह्यूमन, ह्यूमन को देता है। हॉर्स, हॉर्स को देता है। किसी भी आप जीव को उठा लीजिए, वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये उसके जीन पर लिखा होता है। अब ये जीन क्या होता है, नई टर्मिनोलॉजी है सामने आ गई, आप लोग चक्कर में पड़ गए होंगे। जब आपको डीएनए पढ़ाऊंगा ना, तो आपको जीन भी समझ में आएगा कि जीन क्या होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने जैसी संतान, संतान को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, पैदा करने की विशेषता होती है, या बोर्न करने की इस विशेषता होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी क्या है, लिविंग बीइंग्स की प्रॉपर्टीज है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये भी, ऐसा कोई लिविंग नहीं होगा जो इसको सोना करता हो। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो 6 नंबर की प्रॉपर्टीज है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जैसे कोई भी नुकीली चीज अगर मैं आपके हाथ पर ऐसे छेद दूं, आपको फटाक से पता चल जाएगा। मतलब आपकी जो सेल्स है वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती है। अब जैसे हॉट की बात, मतलब टेम्परेचर की अगर हम बात करें, कभी क्या करना, आप गर्म चीज को हाथ लगाना, फटाक से आप हटा लोगे, क्योंकि आपको आपकी जो सेल्स हैं वो उसको सेंस कर सकती हैं। तो एनी चेंजेस, चाहे वो केमिकल के लेवल पर हो, टेम्परेचर के लेवल पर हो, या प्रेशर के लेवल पर हो, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और ये लिविंग बीइंग्स शो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाने वाली सेल्स में अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस या फील करने की पावर होती है। कुछ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वाटर हुआ, केमिकल्स हुए। जैसे अगर मैं आपके हाथ पर एसिड डाल दूं तो आपको थोड़ी देर के लिए खुजली मचेगी, मतलब इरिटेशन फील होगा, तो आप उसको खुजाओगे और सही हो जाएगा। तो ऐसे होने वाले चेंजेस को महसूस करके और उनके प्रति रिस्पॉन्स भी कर सकती हैं। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स में जो सेल्स पाई जाती हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती हैं और उनके प्रति रिस्पॉन्स कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। 7 नंबर की प्रॉपर्टीज देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास। अब इसको आप समझिए। अब देखो, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, इसको आप कैसे समझ सकते हो। जैसे ग्रोथ, अगर मैं आपसे बात करूं कि वृद्धि क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो आप कहोगे कि सर आंखों से भी दिख जाती है, कोई भी पेड़ छोटा से बड़ा हो जाता है, वृद्धि तो हो ही रही है, उसमें विकास भी हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि आप चट्टानों की बात करें, पर्वत की बात करें, तो उनमें भी ग्रोथ होती है। लेकिन वो कैसी होती है, वो आउटसाइड से होती है, बाहर से होती है, जमाव से होती है। जो एक्सटर्नल उनके ऊपर से धूल मिट्टी जमा होती रहती है, तो वो एक्सटर्नल होती है। और जो ग्रोथ लिविंग बीइंग्स में होती है वो इनसाइड होती है। ठीक है, चलिए क्या लिखा है ये देख लेते हैं। लिखा है कि सभी जीवित जीव फूड की फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, कोई भी जीवित जीव होगा वो फूड को, क्योंकि उनको तो एनर्जी चाहिए, वी नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, हमको रेगुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हम फूड की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और फूड क्या होता है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो होता है। जब हम डाइजेशन पढ़ोगे ना, तब आप समझोगे कि फूड क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस के चलते वो अपने अंदर डेवलपमेंट करते हैं, जिससे अपने या आने वाले टाइम में वो अपने आप को बेहतर तरीके से इवॉल्व कर पाए। ठीक है, ये होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती। मैंने आपको बता दिया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वही प्रॉपर्टीज होंगी जो केवल और केवल लिविंग बीइंग्स में देखी जाती हैं, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो नॉन लिविंग में भी देखी जाती है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं, एडाप्टेशन थ्रू इवोल्यूशन, मतलब जो भी जैव विकास होता है उसके प्रति एडाप्टेशन, अनुकूलन। ये आप यहाँ पे जो द्वारा है ना, इसको काटकर आप यहाँ पे लिख लेना प्रति। ठीक है, प्रति। ठीक है, जैव विकास के प्रति अनुकूलन। तो यहाँ पे क्या लिखा, एडाप्टेशन थ्रू इवोल्यूशन, समय के साथ साथ जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग एडाप्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे ठंड आती है, ठीक है, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, हमको ठंड लगती है तो स्वेटर वगैरह पहनने लगते हैं, तो हमको पता है ना कि सर्दी आ रही है। तो ये कैसे पता चला, हमारी जो सेल्स हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती हैं, इससे हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 प्रॉपर्टीज आपने देख ली। ठीक है, अब
आगे वाला जब लेक्चर हम लेंगे ना तो उसमें मैं आपको क्लियरली लिखा दूंगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग होती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग नहीं होती हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो वायरस, ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है लिविंग बींग्स। अब आप हमसे यही बोलोगे कि सर वायरस जो होता है, आपको वायरस भी नहीं अभी पता होगा क्या होता है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि वायरस आर वायरसेस एलाइव, क्या वायरसेस जीवित है? चलिए, तो यहाँ पे लिखा आर वायरसेस एलाइव, क्या वायरसेस जीवित हैं? हिंदी में इसको विषाणु बोलते हैं। तो इसको हम जीवित नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? लिखा हुआ है भाई, समझ लो। ये सजीव और निर्जीव के बीच की, ठीक है, संयोजक कड़ी है। संयोजक कड़ी का मतलब इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिविंग बींग्स के भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग के भी होते हैं। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये जो लिखा है ना, इसको बिटवीन पढ़ते हैं, बी बना के और स्लेश लगा के डब्ल्यू बना दो, बिटवीन। आप हमारे पास पढ़ोगे ना तो आप शॉर्टकट भी लिखना सीख जाओगे, जिससे थोड़ा आपका क्या होगा, फास्ट लिखना सीख जाओगे। तो वायरसेस में कौन से ऐसे लिविंग कैरेक्टर होते हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, ये अपने होस्ट को पहचान सकते हैं। ये इनके अंदर क्या होती है, विशेषता होती है कि हमको ह्यूमन पे अटैक करना है तो ह्यूमन पे अटैक कर लेंगे, मतलब अपने पोषक को पहचानते हैं। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने जैसे वायरस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपनी जैसे कॉपी को तैयार कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो इनमें एक सेल के जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे आप एक सेल पढ़ोगे, सेल के अंदर क्या होता है, उसका खुद का न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं देखा जाता है, तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर हो गया। इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और ये क्या करते हैं, जिस भी होस्ट पर अटैक करते हैं उसकी ही सेल को यूज कर लेते हैं और उसकी मैकेनिज्म को फॉलो करके और अपनी कॉपी तैयार करवा लेते हैं उसी के सेल में जाकर के, उसी के प्रोटोप्लाज्म में। इनमें खुद की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, बल्कि ये होस्ट की मेटाबॉलिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। तो ये होते हैं वायरस, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो केवल मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। अभी कुछ इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको भी हम समझेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बायोगेनर क्लासेस को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बायोलॉजी क्या है, मैंने आपको बताया कि ये कहानी है और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।